जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम से यशविन नकवी। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने डायनामिक्स के लेक्चर के अंदर हमने कर लिए अभी तक डायनामिक्स के मास्टर लेवल के एमसीक्यू। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे अपने डायनामिक्स के मास्टर लेवल के क्वेश्चन। तो बेटा देखो, ये अच्छा खासी रिकॉर्डेड सीरीज बनी डायनामिक्स के लिए, आपको नहीं, आपके लिए। अगर नहीं, ये सीरीज पूरी 5 वीडियो आप देख कर आएंगे डायनामिक्स की 30 वीडियो होगी। अगर आपने यहाँ तक ही पूरा देखा है तो आई एम गारंटीड कि आप कोई भी एग्जाम अगर डायनामिक्स का अटेम्प्ट करेंगे तो आपको किसी किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने अच्छे से अपना सॉल्यूशन बनाया है, कुछ सारी चीजें की हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? आओ जी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, टू आइस स्केटर्स weighing 60 kg and 80 kg push off against each other on a frictionless ice track. The 60 kg skaters gain a velocity of 4 meter per second. Consider all the relevant calculations involved. Explain how Newton's third law applied on this situation. चलो मैं कुछ assumptions करता हूँ इसको सॉल्व। तो दो स्केटर है, ठीक। इसका जो मास है वो है 60 kg। उससे मैं इसका वेट निकाल, तो वेट कितना आ जाएगा? 60। चलो मैं 10 कर लूँ, ग्रेविटी की कोई मतलब तो नहीं है, समझ समझाने के लिए 10 रख रहा हूँ मैं ग्रेविटी। 60 × 10 लिखे, 600 न्यूटन का इसका वेट। ठीक है। एक और आइस स्केटर है जिसका मास जो है वो है 80 kg। देखो यहाँ दिया हुआ, एक का मास 60 kg दिया था, एक का मास 80 kg दिया था। तो वेट निकालते तो वेट आएगा 80 × 10 से, यानी वेट आ जाएगा 80 10 जा 800 न्यूटन। दोनों का वेट है मेरे पास। पुशिंग ऑफ ईच अदर, पुशिंग ऑफ ईच अदर, यानी ये इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है, ये इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है। मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। मान लो कि कांटेक्ट में आने से पहले ये दोनों रेस्ट में थे। तो मैंने कहा स्केटर वन की जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, उसको मैं U1 कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? U1, क्योंकि ये कंजर्वेशन का मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जैसा न्यूमेरिकल है ना ये, तो इसके लिए वहां पर हम U1 V1 का इस्तेमाल करते हैं। आपको इस बारे में पता होगा। U2 मैं कहता हूं वो भी जीरो। भाई U1 U2 है क्या? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्केटर ए, और ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्केटर बी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्केटर ए एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्केटर बी, ये मैंने बोल दिया। अब मैं कहता हूं V1 V2 क्या है? V1 V2 इनकी फाइनल वेलोसिटी। V1 हो गई स्केटर ए की फाइनल वेलोसिटी, V2 हो जाएगी स्केटर बी की फाइनल वेलोसिटी। तो जब ये कॉन्टेक्ट में आए तो स्केटर ए की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ लिखा हुआ है 60 kg स्केटर, ये स्केटर ए है, ये स्केटर बी है। तो 60 kg स्केटर की वेलोसिटी कितनी है? इतनी। अब कह रहे कंसीडर ऑल द रेलेवेंट कैलकुलेशन इन्वॉल्व। सबसे पहले तो रेलेवेंट कैलकुलेशन करनी है। यानी सबसे पहले तो ये बताओ कि स्केटर बी जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। सबसे पहले तो ये बताएंगे। तो ये हम कैसे बताएंगे? देखो, ये मैं वेट वाली बात मिटा रहा हूँ, ये तो मैंने डायग्राम मिटाई है, मुझे एक्चुअली में जगह चाहिए कि मुझे एक्चुअली में निकालना है। आप पॉज करके क्या कर लो, आप पॉज करके इसको नोट कर लो, तो हम इसको मिटाते जाएंगे ताकि सॉल्यूशन बनाने के लिए जवाब मिले। मैं इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये मैंने कौन सा लॉ लगाया? ये मैं लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैं कहता हूं मास वन कितना है? 60, और U1 कितनी है? जीरो। मास टू कितना है? 80। U2 कितना है? जीरो। मास वन कितना है? 60। U1 कितना है? 4। मास टू कितना है? 80। और V2 कितना है वो हमने बता। तो बेटा ये वाली साइड तो पूरी जीरो हो जाएगी। 64 का कितना होगा? 64 का हो जाएगा तकरीबन 240 प्लस 80 V2, 80
V2, ये प्लस 240 आएगा तो माइनस 240 इज इक्वल टू 80 V2। 80 को बेटा यहां लगे डिवाइड कर दो, तो 1 जा 3 जा, तो V2 जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये V2 माइनस में क्यों है भाई? देखो, अगर स्केटर ए जो है, इसकी डायग्राम में यहां बनाऊं, अगर तो स्केटर ए जो है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा इस स्केटर पर, तो ये स्केटर इस पर इस तरफ लगा रहा, तो ये स्केटर ए है, ये स्केटर बी है। अगर ये इधर 4 मीटर पर सेकंड लगा रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का 3 मीटर पर सेकंड लगा रहा, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। पहली चीज, पहला हमें बोला गया था नेसेसरी कैलकुलेशंस कर ले, तो वो हमने कर दिया कि भाई दूसरे की वेलोसिटी कितनी है, माइनस का 3 मीटर पर सेकंड, और पहले की तो थी 4 मीटर पर सेकंड। कह रहे एक्सप्लेन हाउ न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई टू दिस सिचुएशन, कैसे न्यूटन थर्ड लॉ इस सिचुएशन पर अप्लाई होता है। ठीक, अब पॉज करके इसको कॉपी करो ताकि फिर हम बात करें आगे। मिटा दें, मिटा दें, कर दिया कॉपी, चलो आ जाओ। क्या होता है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है, तो ये जो फॉर्मुला मैंने यहाँ लिखा है m1u1 इक्वल टू m2v2, ये एक्चुअली में अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है। तो मैं कहता ये हूं कि चलो ये फोर्स है, अब देखो फोर्स जब निकाल लिया मोमेंटम के थ्रू, फोर्स का फॉर्मुला होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। देखो मैं बात करता हूं मोमेंटम वन जो है, मोमेंटम चेंज मोमेंटम वन यानी बॉडी ए का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम है, देखो बॉडी ए का फाइनल मोमेंटम कितना है 240, और देखो कैसे निकलेगा इनिशियल मोमेंटम, मैं आपको बता देता हूं इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलता है। अगर किसी को आइडिया नहीं है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ड्यूरेशन वीडियो तो बेटा लंबी हो जाए, समझ में आना चाहिए ना। फॉर्मुला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मुला होता है मास इंटू वेलोसिटी, याद रखो मोमेंटम का फॉर्मुला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने कहा पी एफ हो जाएगा एम बी एफ, ये मास तो सेम है, और ये हो जाएगा एम बी आई बॉडी ए के लिए। बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी देखो, बॉडी ए के मास का 60 था, फाइनल वेलोसिटी 4 थी, ये दिया हुआ मास तो 60 था लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 64 था 240 न्यूटन सेकंड, ये निकल कर आ गई मोमेंटम चेंज इन बॉडी वन। तो बॉडी चेंज का फोर्स कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना आया 240, और टाइम हमें नहीं पता, तो ये बॉडी ए का चेंज आ गया। बॉडी ए ने कितनी फोर्स लगाई बॉडी बी पर, वो आ गई, ये मैंने बोला ये मेरे पास एफ पर निकल कर आ गया, ठीक है। एफ टू के लिए क्या करूं, एफ टू के लिए बॉडी टू का मोमेंटम का चेंज देखो, जैसे इन्होंने मोमेंटम का चेंज देखा बॉडी ए के लिए, वैसे ही मैं मोमेंटम का चेंज देखूं बॉडी बी के लिए। तो आ जाओ, अगर मैं बॉडी बी के लिए मोमेंटम का चेंज देखूंगा तो वो क्या होगा, यहां लिख रहा हूं मैं बॉडी बी, तो बॉडी बी जो है अगर उसका मोमेंटम का चेंज निकालना हो तो उसके लिए भी हम यही करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फॉर्मुला क्या होगा, वही एम बी एफ माइनस एम बी आई। तो मास कितना है उसका 80, वेलोसिटी कितनी थी फाइनल माइनस की 3, मास उसका 80, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, तो उसका चेंज मोमेंटम में कितना आया माइनस का 240, उसका भी चेंज मोमेंटम कितना आया माइनस का 240। तो उसकी अगर फोर्स निकाल लूं तो फोर्स का फॉर्मुला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ना, तो F2 हो जाएगा, इसका चेंज मोमेंटम कितना है माइनस का 240 अपॉन टाइम, और इसका क्या था 240 अपॉन टाइम। इससे क्या बात समझ में आई, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, मुझे स्पेस चाहिए, मैं ये मिटा रहा हूं। इससे ये बात समझ में आई कि बॉडी ए ने जितनी बॉडी बी पर फोर्स लगाई और बॉडी बी ने जितनी बॉडी ए पर फोर्स लगाई, ये देखो बॉडी ए ने जो फोर्स लगाई वो है 240 अपॉन टाइम, और बॉडी बी ने जितनी लगाई वो है माइनस का 240 अपॉन टाइम। तो भाई ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, लेकिन ये यहां पर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं बोलूंगा F1 और F2 बराबर है, बस F2 की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां पर देखो ना, इसकी फोर्स आई 240 अपॉन टी, और उसकी फोर्स आई माइनस का 240 अपॉन, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, विच मीन दैट कि यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ कंप्लीटली अप्लाई हो रहा है, दैट एवरी एक्शन
हैज इक्वल एंड opposite reaction, that every action has an equal and opposite reaction. तो हमने बोल दिया इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। बच्चों समझ में आया क्या हुआ है? देखो पहले मैंने दोनों मोमेंटम निकाला, दोनों का मैंने मोमेंटम का चेंज निकाला। मैंने बोला भाई दोनों का मोमेंटम का चेंज तो सेम आ रहा है और डायरेक्शन अपोजिट है। एक तो मतलब है कि दोनों दृष्टिकोण लगा रहे हैं सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी ये कहता है दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि बिल्कुल थर्ड लॉ के ऊपर कंप्लीटली एप्लीकेबल सिनेरियो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझना है, देखो ये मास्टर लेवल के क्वेश्चन है। मास्टर लेवल का तो कॉन्सेप्ट होगा इसमें, इसलिए टाइम नहीं लगेगा, तो अच्छे से समझो तो तैयारी अच्छे से हो। चलो आओ आगे चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है अ हॉर्स रिफ्यूजेस टू पुल अ कार्ट। एक घोड़ा गाड़ी है जिसके अंदर जो उसकी गाड़ी है उसको कार्ट कह रहे हैं, और एक घोड़ा है जो कार्ट को खींचेगा। दी हॉर्स से घोड़ा कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, कि भाई घोड़े को भी न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ whether force I exert on the cart exert an equal and opposite force on me। घोड़ा कहता है कि भाई जब मैं कार्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो कार्ट भी तो मुझ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, इस तरह तो मेरी नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो मैं एक्सेलरेट ही नहीं कर पाऊंगा। भाई हम क्या कहते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो, और ऑब्जेक्ट तो आगे जाएगा ही नहीं। तो क्या ये रीजन सही है या इस रीजन के अंदर कोई गलती है? तो जवाब है कि इस रीजन के अंदर गलती है। देखो हो क्या रहा है यहां पर, हॉर्स गौर से समझना बात, यहां पर हॉर्स और कार्ट दो अलग अलग चीजें हैं। यानी कि अगर हॉर्स ने कार्ट के ऊपर फोर्स लगाई तो कार्ट ने हॉर्स के ऊपर फोर्स लगाई, ये दो अलग अलग बॉडीज हैं। जब थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई इस पर इधर फोर्स लगी, एक्शन हुआ, इसी बॉडी का रिएक्शन हुआ, यानी सेम बॉडी पर एक्शन, सेम बॉडी पर रिएक्शन, तो भी नेट फोर्स जीरो, तो भी नेट फोर्स जीरो। एक बॉडी पर एक्शन हुआ, उसी बॉडी का रिएक्शन आया, तो नेट फोर्स कितनी हो गई, जीरो। बट यहां पर हॉर्स और कार्ट तो दो अलग अलग बॉडीज है। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहां पर हॉर्स और कार्ट दो अलग अलग बॉडीज है। ऐसा थोड़ी होगा कि जो अब देखो गौर से समझना कि अगर ये कार्ट है और इसको हॉर्स खींच रहा है आगे की तरफ, तो कार्ट के व्हील पर एक फोर्स लगी आगे की तरफ, ठीक है जी। यानी हम बोलेंगे ये फोर्स किसने लगाई, ये फोर्स लगाई हॉर्स ने, तो इसको मैं कह रहा हूं, इसको मैंने कहा कि ये फोर्स लगाई हॉर्स ने। कार्ट ने जो हॉर्स से फोर्स लगाई इसकी मोशन चाहिए नहीं, हम तो ये देखेंगे कि भाई जब हॉर्स ने इस पर फोर्स लगाई, एक और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स थी, तो हमने बोला अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स थी फ्रिक्शनल फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स थी, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर तो हॉर्स की फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शन से, तो मेरी नेट फोर्स ग्रेटर देन जीरो हो गई। हम ये देखेंगे कार्ट पर कितनी तरीके की फोर्सेस लग रही है, रिएक्शन में हॉर्स पर क्या फोर्स लग रही है, मोशन का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कार्ट पर कितने तरीके की फोर्सेस लग रही है। क्या बात आ रही है समझ में? हम सिर्फ देखेंगे कार्ट पर कितने तरीके की फोर्स लग रही है, तो कार्ट पर लाइट फोर्स लगी बाय हॉर्स और रिएक्शन फोर्स लगी बाय फ्रिक्शन। अगर अपोजिट फोर्स जो हॉर्स की है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो नेट फोर्स हमारे पास ज्यादा आएगी, और नेट फोर्स अगर ज्यादा होगी तो कार्ट एक्सेलरेट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। कार्ट क्या करेगा, कार्ट एक्सेलरेट करेगा बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन कार्ट पर फोर्स देखो ना कितनी लग रही है, रिएक्शन में हॉर्स पे कौन सी फोर्स लग रही है उससे हमें क्या लेना देना, राइट? कार्ट को आगे जाएगा, तो यानी यहाँ जो हॉर्स बातें कर रहे हैं वो गलत है बिल्कुल, हॉर्स को पता ही नहीं है यहाँ हो क्या रहा है। आओ आगे चलें, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, what happen when a very heavy ball collide या collide head with a light stationary ball on the flat surface? Describe your answer on the basis of law of conservation of moment। इस सवाल जवाब के लिए मैंने आपके लिए दो फॉर्मुलाज लिखे। अगर आप u1 u2 v1 v2 समझ गए, u1 क्या है, बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी, u2 क्या है, बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी।
V1 क्या है, बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी, V2 क्या है, बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी। लिख लो इन बातों, ठीक है, मैं ये लिख दूं यहां, U1 बॉडी ए इनिशियल वेलोसिटी, U2 क्या है, बॉडी बी इनिशियल वेलोसिटी, V1 क्या है, बॉडी ए फाइनल वेलोसिटी, और V2 क्या है, लिख लो बेटा इन बातों को भाई, इनको नहीं भूल, बॉडी बी फाइनल वेलोसिटी। नाउ द थिंग इज, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो समझेंगे। तो बेटा देखो एक बात तो समझो, अगर बॉडी बी जो है, ये मेरी बॉडी ए जो है, यहां देखो, ये जो बॉडी ए है, M1 जो है, ये M2 के मुकाबले में बहुत बड़ी है, समझ लो ये M2 है। देखो क्या कह रहे हैं, अ हैवी बॉल कोलाइड विद अ लाइटर स्टेशनरी बॉल। सबसे पहले अगर ये स्टेशनरी है, तो इसकी बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, U2। तो U2 कितनी होगी इसकी, जीरो, स्टेशनरी होना या रेस्ट में होना। तो बॉडी वन का मास बहुत ज्यादा है और बॉडी टू का मास बहुत कम है। कहते हैं सिंस बॉडी टू मास इज मच लेस देन बॉडी वन मास, तो मैं बॉडी टू के ऑलमोस्ट मास को नेग्लिजिबल कह देता हूं। मैं ऑलमोस्ट इसके मास को क्या कह दूंगा, नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। बॉडी वन के मुकाबले में तो बॉडी टू का मास ना होने के बराबर है। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, जब ये कोलाइड करेंगे तो तुम समझो कि जो वो हैवी मास की बॉडी आ रही थी, वो तो उतनी वेलोसिटी से आगे चलती जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको टकरा। लेकिन ये जो लाइटर मास की बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई थी, ये डबल वेलोसिटी से आगे जाएगी। ये क्या करेगी, ये डबल वेलोसिटी से आगे जाएगी। इस बात को साबित करने के लिए बेटा, ये दो फॉर्मुला मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये फॉर्मुला तुम्हें ड्राइव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है 9th या 10th लेवल के ऊपर। ये फॉर्मुला बस तुम समझ लो कि इसमें क्या होगा, ठीक। ये डेटा ये तुम देखो, मैं जरा इसको थोड़ा सा, बल्कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। चलो हम क्या करते हैं, हम यहीं पर करते हैं। चलो देखो, V1 निकालते हैं। V1 क्या है, बॉडी ए की फाइनल। अब मैं कह रहा हूं बॉडी ए की फाइनल उतनी होगी जितनी इनिशियल थी। क्यों, बॉडी ए जब इससे टकराई तो टकराने के बाद बॉडी ए क्योंकि इतनी बड़ी थी, तो बॉडी ए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जितनी वेलोसिटी से आ रही थी बॉडी ए, उतनी वेलोसिटी से ही आगे जा रही है। कैसे, देखो, सबसे पहले तो बेटा M1 M2 कितना बोला तुमने, जीरो। M2 कितना बोला तुमने, ये देखो जीरो। तो यहां भी M2 कितना बोला तुमने, जीरो। U1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए जिससे वो आ रही है, ठीक है। यहां भी तुमने M2 क्या बोला, जीरो, M1 प्लस जीरो। और U2 बॉडी बी की इनिशियल, तो वो भी जीरो। तो मुझे क्या बताओ, जब ये वाला पूरा पार्ट जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जीरो हो जाएगा। बहुत करके आप कॉपी कर ले, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये देखिए, दैट V1 वुड बी, ये हो जाएगा M1 अपॉन M1 इंटू ये वाला U1, और ये वाला पूरा पार्ट तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो M1 से M1 कैंसिल, यहां देखें V1 U1 के बराबर है। क्या साबित हुआ कि बॉडी ए की जो इनिशियल है, बॉडी ए की वही फाइनल है। मैंने आपको बोला था कि हैवी मास की बॉडी जिस वेलोसिटी से आ रही होगी, तो उसी वेलोसिटी से जाती रहेगी। हैवी मास की बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, हैवी मास की बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये साबित भी हो रहा है कि जितनी उसकी इनिशियल थी उतनी ही उसकी फाइनल है। लेकिन अगर मैं बॉडी टू की बात करूं, तो बॉडी टू डबल वेलोसिटी से आगे जाएगी। इसको पॉज करें, वापस करें, कर दिया, मिटा दें, चले आ जाए, पॉज करें, कॉपी करो, और फिर हम इसको मिटा दें। ठीक है जी, मैं बात करता हूं बॉडी टू की फाइनल वेलोसिटी। बॉडी टू कौन सी थी, लाइटर मास वाली, जिसका मास बहुत कम था। मैंने कहा था वो डबल वेलोसिटी से आगे जाएगी। तो चलो चेक करते हैं, यही फॉर्मुला बेटा, V2 इज इक्वल टू M1 तो एज आ गया, M1 तो बहुत सारा है। M2 जो है वो कितना है, जीरो। U1 क्या है, बॉडी ए की इनिशियल, जिससे बॉडी हैवी मास वाली बॉडी आ रही है। M2 हो गया जीरो, M1 M2 हो गया जीरो, और यहाँ U2 की वजह जीरो, तो अगेन ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। देन V2 वुड बी 2M1 अपॉन M1, ये M1 प्लस जीरो बिकेम M1 इंटू U1, बाकी ये वाला पार्ट तो पूरा क्या हो गया, जीरो। तो M1 से M1 मैंने काटा, V2 इज इक्वल टू 2 U1। ये जो दो फॉर्मुला मैंने यहाँ लिखे हुए हैं,
बेटा ये फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूले हैं बॉडी के, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही बनते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बनाने नहीं, बस आप समझे। तो ये देखो u1 क्या थी, बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी, बड़ी वाली बॉडी की वेलोसिटी। मैंने कहा था जो छोटी वाली बॉडी है ना, वो जिस वेलोसिटी से बड़ी वाली बॉडी आ रही है उसकी डबल वेलोसिटी से छोटी वाली बॉडी आगे की तरफ जाएगी। यही मैंने कहा था कि जो जिस बॉडी का मास कम है वो डबल वेलोसिटी आगे की तरफ जाएगी। तो ये देखो v2 इज इक्वल टू 2u, ये बना नहीं बना। और पीछे कैसा लिखा हुआ था कि बड़े मास वाली बॉडी जिस वेलोसिटी से आ रही थी वो उसी वेलोसिटी से आगे जाती जाएगी। क्या आई बात समझ में बच्चों के इसके अंदर क्या हुआ है, किस बारे में बात कर रहे हैं? उस तरीके से हमने इस सवाल के जवाब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जवाब दी। ठीक है जी, चलो आप आगे चलो। तो अगला सवाल है, स्टार हैज मास ऑफ 1000 केजी, बेटा बनाएंगे। स्टार हैज मास ऑफ 1000 केजी एंड इट मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है जिसका रेडियस है 50 मीटर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत आसान, कैसे निकालते हैं? एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। मास इज 1000 केजी, वेलोसिटी इज 25 का स्क्वायर, आर इज 50। ठीक है जी, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 वन जा 5 टू जा, तो ये आ गया 20 और 25 का स्क्वायर होगा 625। 625 को मल्टीप्लाई कर लो 20 से तो कितना हो जाएगा? 625 को आप अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हो, करके देख ले, 625 इंटू 20 तो 12,500 सेंटीमीटर फोर्स आ रही है, 12,500 न्यूटन की बच्ची। सेंटीमीटर फोर्स कितनी आ रही है? 12,500 न्यूटन की। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये बेटा मास्टर लेवल के क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगी, इसलिए तो इसको सबसे आते हुए रखते हैं कि आप जब सब समझ जाओ तो फिर इसको सॉल्व करने हैं। सही, 2-3 दिन अगर अपन डायनामिक्स लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ डायनामिक्स क्या हो जाएगा बिल्कुल। चलो आ जाओ आगे चलो। आगे क्या कह रहे हैं? एन ऑटोमेटिक बैरियर is shown in a given diagram. A barrier arm is balanced by the weight of block W. एक ऑटोमेटिक बैरियर है, यानी खुद से दरवाजों को बंद नहीं कर देता वो, और यहाँ पर बैरियर के एंड पर एक अदद वेट लगाया गया है, यहाँ पर एक अदद वेट लगाया गया है, ये हैंग कर रहा है, जिसका यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये 0.6 मीटर का है, और ये पिवटेड पॉइंट है जहां से ये घूमेगा, बैरियर जो है इस पॉइंट से गुजरेगा। इसका यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है बच्चों को कितना है? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है इसका, वो ऑलमोस्ट हमारे पास कितना है? वो ऑलमोस्ट हमारे पास निकल कर आ रहा है इसके बराबर 3.4 मीटर के बराबर, और यहां से जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो है 350 न्यूटन। हमें क्या बताना है? कैलकुलेट वेट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है बेटा, यहां पर बेटा सबसे पहले आपको डी वाले का आंसर दे रहा हूं कि स्टेट द प्रिंसिपल विच इज अप्लाइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहले यहां पर जो प्रिंसिपल लगेगा वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। क्या लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है क्लॉकवाइज टॉर्क should be equals to एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सबसे पहली चीज, क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्या बात समझ में आ रही है? ये पहले आप लिख लें कि इसके अंदर जो लॉ लग रहा है या जो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का, ठीक, जो कि कहता है क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो मैं इसको डिटेल्स को मिटा रहा, और अब यहां आ जाओ। देखो मैं कहता हूं ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। तो सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक के टॉर्क की बात करता हूं। मैं यहां से लेकर यहां तक, इसको मैंने बोला वेट 1 और इसको मैंने बोला वेट 2। चलो, तो भाई वेट 1 जो है, जब देखो ना बैरियर जब यहां से खुलेगा, जब बैरियर यहां से खुलेगा तो ये क्लॉकवाइज मोशन है। कैसी मोशन है ये? क्लॉकवाइज। और जब यहां से होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर। तो यहां पर एफ है वेट, और आर क्या है? जहां से घूम रहा है और जहां से फोर्स लग रही है उसके बीच का डिस्टेंस। तो घूम यहां से रहा है और फोर्स यहां से लग रही है, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये मैंने कह दिया, ये ओ से लेकर बी तक का वाला डिस्टेंस। तो W1 मल्टीप्लाई बाय OB इज इक्वल टू W2
मल्टीप्लाई बाय ये ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस। आओ चेक करें, यहां सॉल्व करें। W1 कितना है? 350 न्यूटन। ये W1 कितना है? 350। और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है? 3 पॉइंट इज इक्वल टू W2 कितना है? W2 मालूम करना है, वेट ही बताना ना, हमसे बोला गया वेट बता दो कितना है। दूसरी तरफ ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है? 0.6। तो बच्चों 0.6 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आके डिवाइड, यानी कि 350 इंटू 3.4 डिवाइडेड बाय 0.6 इज मस्ट बी इक्वल्स टू वेट। आओ चेक करें बेटा इसका आंसर कितना आता है। सो 350 मल्टीप्लाई बाय 3.4 मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट सॉरी 350 multiplied by 3.4 is 1190 divided by 0.6. So it is answer is 1983.4. 1983.4 Newton. 1983.4 न्यूटन। 1983.4 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगेगी। जवाब ये है। देखो अब पिवटेड पॉइंट से जितना दूर होगी ना उतनी फोर्स कम लगती है। तो देखो ये पिवटेड पॉइंट से आप तकरीबन 3.5 मीटर दूर थे तो फोर्स 350 मीटर की लगी, लेकिन अब पिवटेड पॉइंट से सिर्फ 0.6 मीटर दूर हो फोर्स लग रही है तकरीबन तकरीबन 2000 न्यूटन की। आप देखो ये कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों की इसके अंदर क्या हो रहा है अच्छे से? क्या आगे चले? समझ में आया? अगर आपको किसी भी सवाल के अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो वी आर हेयर, आप कमेंट करो, बताओ, हम आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो उसकी दोबारा बना के आपको समझाएंगे। कोई मसले बात नहीं है। अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता तो आप हमें ये भी बता देना कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट नहीं पता आपको क्या होता है, तो ये भी हमें बताना। इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू और हम आपकी हेल्प के लिए मौजूद है। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम क्या कह रहे हैं? इन अ गिवन डायग्राम कैलकुलेट सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ सी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। तो मास कितना है? 5.5। वेलोसिटी कितनी है? 2। और रेडियस कितना है? 0.75। ऐसा ही है, ये सब आपको दे रखा है। सो एफ सी इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ओ सॉरी यहां आएगा 2 का स्क्वायर, मिस्टेकनली आई राइट 4 हियर, सो लेट्स करेक्ट इट। यहां आ गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 0.75। तो 5.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई कराओगे इट विल बिकम 22 अपॉन 0.75। तो करके देख ले, इसको डिवाइड करें कितना आ रहा है आंसर? 22 divided by 0.75, it is 29.33, almost 29.4. FC is 29.4 न्यूटन। तो सेंटीमीटर फोर्स कितनी लग रही है बच्चों? 29.4 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। 29.4 इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट, आ जाओ आगे चलें। द डायग्राम बिलो शो अ पर्सन हु इज अबाउट टू ओपन अ डोर। ये बंदा जो है भैया, ये इंसान इस डोर को खोल रहा है। ये हिंज जो है, हिंज का मतलब होता है जहां से रोटेट करेगा, और ये हमने एक स्प्रिंग लगाया हुआ है ताकि दरवाजा खुद से बंद हो जाए। तो अपना खोला, दरवाजा खुद से बंद होता हुआ चला गया। इसलिए सजेस्ट एनी टू चेंजेस दैट अ पर्सन कैन मेक इन ऑर्डर टू ओपन द डोर मोर इजीली। भाई कह रहे हैं दो सजेशन दो इसको कि दरवाजे को आसानी से खोले। पहला सजेशन ये है, ये डोर यहां तक का है ना, तो फोर्स यहां से लगाओ। जब फोर्स यहां से लगाओगे तो आपका मोमेंट आर्म बढ़ जाएगा। मोमेंट आर्म बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगी, दरवाजा आसानी से खुल जाएगा। तो हम कहेंगे इसको इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट। हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट। पहला सजेशन हमने इसको ये दिया। और दूसरा सजेशन भी देते हैं इसको हम। तो दूसरा सजेशन क्या देंगे? दूसरा सजेशन हमें ये देते, हम इसको ये कहते हैं कि ओपन अप्लाइड फोर्स। चलो हम इसको दूसरा सजेशन ये कहते हैं, दैट अप्लाई फोर्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री से फोर्स लगाएगा तो सबसे आसानी से दरवाजा खुल जाएगा। क्यों? टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा एफ आर साइन थीटा। अब अगर आपने थीटा के बजाय 90 रखा तो सबसे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, और आर बहुत ज्यादा हुआ तो फोर्स बहुत कम लगानी पड़ेगी। तो ये वजह। और दूसरा बी है
एट व्हाट एंगल डज द टर्निंग अफेक्ट एट मैक्सिमम वैल्यू, तो मैंने तुम्हें इसलिए जवाब दे दिया। अगर मैं डी पार्ट का आंसर लिखूं तो होगा एट 90 डिग्री टर्निंग अफेक्ट हैज मैक्सिमम वैल्यू, टर्निंग इफेक्ट हैज मैक्सिमम वैल्यू। 90 डिग्री के ऊपर बेटा टर्निंग अफेक्ट की हमें मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलती है। बहुत जबरदस्त समझ में आया। तो सजेशन हमने क्या दी भाई, डिस्टेंस बढ़ाओ, फोर्स रिड्यूस होगी, एंगल मैक्सिमम रखो, टॉर्क ज्यादा जनरेट होगा, तो दरवाजा आसानी से खुल जाएगा। और हमने बोला गया था कौन सा एंगल पे, तो हमने 90 डिग्री पे रख लो। बेहतरीन। अब आगे चले। ये एक और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे ही सवाल है बेटा, आओ इसको भी सॉल्व करें। क्या कह रहे हैं, अ मीटर रॉड इज सपोर्टेड ऑन इट्स मिडल, ठीक है, यहां से एक मीटर रॉड को सपोर्ट किया जा रहा है मिडल, as shown in diagram. A block of weight 5 न्यूटन is suspended at point B. Point B पे जो यहाँ से वेट कितना है नीचे 5 न्यूटन, जिसके यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द वेट, ये W1 बताना है, और इसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में ले आओ तो कैसे लाओगे, 20 अपॉन 100 बिकेम ऑलमोस्ट 0.2 मीटर, और 10 अपॉन 100 बिकेम 0.1 मीटर। ठीक है, इसको मीटर में ले आओ। अब वही होगा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाओ। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होगा, W1, W1 कौन सा, ये इंटू डिस्टेंस क्या है इसका, O से लेकर A तक का डिस्टेंस क्या है, ये वाला W1 इंटू O से लेकर A तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय O से लेकर B तक का डिस्टेंस। तो W1 क्या है, W1 है हमारे पास कितना, W1 तो अच्छा हमने मालूम करना सही, तो W1 मालूम करना है, और O से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना है 0.1। W2 जो है वो हमें दे दिया गया है 5 न्यूटन का, और उसका डिस्टेंस क्या है 0.2, उसका डिस्टेंस कितना है 0.2। चलो जी इस कैलकुलेशन को करते हैं। तो वेट वन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वेट वन मालूम करने के लिए हम वो 0.1 जो वहां मल्टीप्लाई हो रहा है उसको यहाँ आके डिवाइड कर देंगे। सो देन W1 जो होगा वो कितना आ जाएगा, करके देख लें, 5 इंटू 0.2, इट बिकेम 1 एंड डिवाइडेड बाय 0.1, तो इट विल बिकेम 10। तो वेट वन जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 10 न्यूटन का। कितना आ रहा है, 10 न्यूटन का। ये देखो इसका जवाब, ये देखो 5 न्यूटन की फोर्स से डिस्टेंस ज्यादा था, 20 सेंटीमीटर था, यहाँ तुमने डिस्टेंस कम कर दिया, वेट डबल हो गया। देखो ना, यहाँ वेट कितना है 5 न्यूटन, वहां वेट कितना हो गया 10 न्यूटन। क्यों, क्योंकि तुमने डिस्टेंस को आधा कर दिया, डिस्टेंस आधा कर दोगे फोर्स डबल हो जाएगी। तो ये लॉजिक है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ही इसके अंदर भी लगा है। आगे चले, कह रहे हैं अ यूनिफॉर्म रॉड इज बैलेंस विद अ मास ऑफ 2 kg on its left end. A uniform rod is balanced with a mass of 2 kg on its left end using information given in the diagram. Calculate the weight of the rod. Calculate the weight of the rod. चलो ठीक है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कितना है, सॉरी, a uniform rod is balanced with a mass of 2 kg on its left end. ठीक है, ये देखो हमें क्या कहा जा रहा है कि भाई ये लेफ्ट हैंड के ऊपर कितना मास है, लेफ्ट हैंड के ऊपर है 2 kg का मास, सही। ये 2 kg यहाँ से एक्टिंग डाउनवर्ड कर रहा है, और यहाँ से जो इधर तक का डिस्टेंस है वो कितना है 0.2। हमें क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द रॉड। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, वेट का रॉड, रॉड का वेट, सॉरी उल्टा बोल दिया, बताओ बताओ, इतनी देर से पढ़ा रहे होता है बेटा ऐसे। रॉड का वेट कहां से डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो जवाब है रॉड का वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड एक्ट करता है। रॉड का वेट कहां से डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कहां से एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। मैंने इसको बोला ये पॉइंट है सी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजुअली मिडिल में होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजुअली किधर होता है, मिडिल में। यानी अगर ये 1 मीटर की रॉड है तो 1 मीटर को 2 से डिवाइड करो तो तकरीबन 0.5 मीटर पर, यानी कि 0.5 मीटर पर सेंटर है बिल्कुल। ये डिस्टेंस जो है यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां से इसका रॉड का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब इस 0.5 में से 0.3 तो ये हो गया, इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं ओ कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं बी कह रहा हूं। अगर ये 0.3 है और 0.5 टोटल डिस्टेंस है, तो मैं 0.5 में से अगर 0.3 माइनस करूं तो आंसर आएगा 0.2। आंसर क्या आएगा 0.2। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये वाला डिस्टेंस होगा 0.2, और ये वाला डिस्टेंस कितना, 0.5 का तो एक पूरा डिस्टेंस है। भाई यही पॉइंट क्यों ले रहे हैं, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहां से डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, रॉड का वेट भी यहीं से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो मैंने कहा अगर रॉड का वेट निकालना है तो यहां से निकालो,
अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में होगा, तो मैंने बोला 1 मीटर की रॉड थी तो 0.5 मीटर टोटल हो गया। उस 0.5 मीटर में पिवटेड पॉइंट 0.3 मीटर पर यहां से है और 0.2 मीटर पर यहां से है। आ जाओ, सबसे पहले तो ये देख लो बेटा, ये वेट नहीं है, ये मास दिया हुआ है तुमने। तो इससे अगर वेट निकाले तो वेट कैसे निकालेंगे? W इज इक्वल टू mg। मैंने कहा W इज इक्वल टू मास कितना है 2, ग्रेविटी को मैंने 10 रखा, तो वेट मैंने बोला इस तरह वेट है 20 न्यूटन का। इस तरह वेट कितना है बच्चों? 20 न्यूटन का। तो यहां से 20 न्यूटन का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा, यहां का वेट हमने बताना है। तो बेटा इससे भी लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। कैसे? ये देखो, बोलूंगा W1, इसको मैंने बोलूंगा W1 है ये, और ये क्या है W2। तो मैंने कहा W1 मल्टीप्लाई बाय W1 का डिस्टेंस। W1 का डिस्टेंस क्या है? O से लेकर A तक का, इज इक्वल टू W2, उसका डिस्टेंस क्या है? O से लेकर B तक का। W1 कितना है? W1 है 20 न्यूटन। O से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना है? 0.3। वेट को हमने बताना है, और O से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना है? 0.2। क्या ऐसा ही है? यहां करूं, देखो गौर से समझना। तो ये 20 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि यहां कर दे 20 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आगे क्या होगा? डिवाइड। 0.2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर आगे क्या होगा? डिवाइड। तो W2 के बराबर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। दैट 20 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इट विल बिकेम 1.2। मतलब मैंने, अगर किसी को शायद हो सकता है स्क्रीन की वजह से नजर ना आया हो, 20 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 0.2 किया, तो जो आंसर निकल कर आया, देखो 22 केजी था ना, तो 2 केजी को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ग्रेविटी से 20 हो गया, ये डिस्टेंस 0.3, ये डिस्टेंस 0.2। मैंने कहा W2 के 0.2 यहां रख दो, तो आंसर जो निकल कर आया वो आ रहा है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0. सो आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 30। आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 30 न्यूटन का वेट बेटा यहां से एक्ट करेगा। और ये 30 न्यूटन किसका वेट है? रॉड का वेट है। तो हमने बोला रॉड का वेट कितना है? 30 न्यूटन का। क्या बोला हमने? रॉड का वेट बच्चों कितना है? 30 न्यूटन का। क्या बात समझ में आई है अच्छे से? क्या अच्छे से यहां तक का लेक्चर पूरा समझ में आया? तो बेटा यहीं तक के थे हमारे डायनामिक्स लेवल के, मास्टर लेवल के क्वेश्चन। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपने यहां तक के सारे लेक्चर पूरे देखे हैं तो आपको मिलना चाहिए वेल डन, आपने बहुत जबरदस्त काम किया है। कीप इट अप योर वे ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।